हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपको तो डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन और हम देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के क्या कारण हैं, यानी किन कारणों से किसी भी प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है। और आज हम देखेंगे कि दोस्तों कि जब भी कोई प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है तो उस प्रकाश किरण का जो अपवर्तन है किन नियमों के आधार पर होता है, यानी किन नियमों के अधीन होता है, उन नियमों को भी देखेंगे। और आज हम दोस्तों उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल में परिवर्तन आता है, यानी हर एक माध्यम के लिए उसकी चाल अलग अलग होती है। यही कारण है कि किसी भी प्रकाश किरण का अपवर्तन जो होता है भिन्न भिन्न माध्यमों में, जो अलग अलग माध्यम होते हैं, भिन्न भिन्न माध्यमों में उसका चाल का अलग अलग होना यानी भिन्न भिन्न होना ही है। तो हमने दोस्तों यहाँ लिखा है कि प्रकाश अपवर्तन का सबसे पहला जो कारण है वह यह है कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी जो चाल है उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो यही कारण है कि प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना ही प्रकाश अपवर्तन का कारण है। तो कि हमने बताया था कि जो प्रकाश की चाल है निर्वात में कितनी होती है, तो हमने बताया था दोस्तों निर्वात में जो होती है प्रकाश की चाल क्या है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। दोस्तों निर्वात में हमने पढ़ा था कि जब निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जबकि अब हम देखेंगे ये तो प्रकाश की किरण की जो चाल है वह निर्वात में, निर्वात का मतलब होता है जहाँ कुछ भी ना हो, कोई भी अवरोध नहीं है उस किरण के लिए। अब हम देखते हैं दोस्तों कांच के लिए कितनी चाल थी इसकी। यदि कांच में देखा जाए तो दोस्तों इसकी जो चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी इतने एक सेकंड में 2 × 10⁸ मीटर दूरी तय कर लेती है प्रकाश किरण। किसमें? जब माध्यम कौन सा हो, कांच का माध्यम हो। निर्वात में करती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब हम देखते हैं दोस्तों जल के लिए कितनी चाल थी। जल के लिए जो चाल थी वो थी 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसी प्रकार दोस्तों हमने देखा कि जो जल के लिए है वह कांच से थोड़ी उसकी चाल बढ़ गई है, यानी 2.25 यानी 2.25 हो गई है। 2 से कितनी हो गई? 2.25। 10⁸ यहाँ भी है, 10⁸ यहाँ भी है, 2.25 है, जबकि यहाँ पर कितना है 2। अब हम देखते हैं दोस्तों नायलॉन के लिए कितनी होती है। यदि कोई प्रकाश किरण नायलॉन से प्रवेश करे, नायलॉन में चले तो उसकी चाल होती है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसी प्रकार दोस्तों हमने पढ़ा था कि नायलॉन में जो चाल थी कितनी थी 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जबकि अब हम देखते हैं तारपीन के तेल में कितनी थी। तारपीन के जो तेल की जो चाल थी वह थी 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों हम पढ़ चुके थे यह जो प्रीवियस क्लास की जो रिवाइज कराया है, थोड़ा सा प्रीवियस क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं कि दोस्तों जो प्रकाश का किरण का किसी भी प्रकाश किरण का अपवर्तन है किन नियमों के अधीन होता है। तो सबसे पहले दोस्तों उन पॉइंट पर बात करेंगे जो किसी भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी उसको परीक्षा में जो पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, यानी बहुत बेसिक बनते हैं, लेकिन लगता है कि ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं, किस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं आज हम देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला देखते हैं हम कि प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन क्या है दोस्तों? हम पढ़ चुके हैं प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं। यदि दोस्तों आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज दोस्तों उन वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वह वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी के अनुसार यह जो चैप्टर है उसी का थोड़ा अगली फॉर्म है, उसी के अनुसार इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो अब हम देखते हैं दोस्तों प्रकाश अपवर्तन के कारण क्या है। प्रकाश की जो चाल होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदल जाती है, यानी प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना, यानी उनका अलग अलग होना ही एक प्रकाश अपवर्तन का कारण है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश अपवर्तन के उदाहरण क्या है, हमें कहाँ कहाँ मिलता है देखने के लिए कि यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि सबसे पहला जो उदाहरण है पानी की छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। तो दोस्तों यदि आप किसी भी एक कांच के गिलास में जल को ले लें और उसमें किसी भी छड़ को बोर के
उसमें छड़ को डाल दें तो आप देखोगे कि जो किनार जहां पर पानी की सतह है यानी वहां से आपको लगेगा कि यह जो प्रतीत होगा आपको कि यह जो छड़ है मुड़ी हुई प्रतीत हो रही है, यानी मुड़ी हुई सी दिखाई देगी। किसके कारण? क्योंकि वह माध्यम चेंज हो गया। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक अलग अलग है, सबके अपवर्तनांक अलग अलग है। इसी प्रकार प्रकाश की जो चाल है वह बदल जाती है और ये इसी प्रकार वो जो किरण है थोड़ी सी झुक जाती है या दूर हो जाती है। उसी कारण जो हमें प्रकाश की अब पानी में जो छड़ है वह कैसी दिखाई देती है? मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट उदाहरण है वह देखते हैं हम कि तारों का टिमटिमाता हुआ प्रतीत होना। यानी अब कभी कभी हमें लगता है कि जब आकाश यानी आसमान की ओर देखते हैं कि जो तारे हैं, स्टार्स हैं, जैसे कि सूर्य है, सूर्य को तो हमें नहीं लगता है, सूर्य तो दिन में दिखाई देता है और लगता है कि खूब अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन सूर्य एक तारा है। ऐसे ही हम जब रात को भी देखते हैं तो लगता है कोई तारा ऐसा लग रहा है कि टिमटिमा रहा है। वह प्रकाश अपवर्तन के कारण ही हमें ऐसा प्रतीत होता है, जबकि ऐसा नहीं है, वह प्रकाशमान है, इसलिए हमें लगता है कि वह टिमटिमा रहा है। लेकिन वह कारण क्या है? प्रकाश अपवर्तन का ही कारण है, क्योंकि जब भी हमारी आंख में प्रवेश कोई किरण करेगी तभी वह वस्तु हमें दिखाई देगी। तो लगातार यदि किरणें प्रवेश कर रही हैं तो वह लगातार दिखाई देती रहेगी, कभी प्रवेश कर रही हैं कभी नहीं कर रही, तो वह किरण जब भी नहीं करेंगी उसी क्षण के लिए हमें थोड़ी सी देर के लिए प्रकाश किरणों का प्रवेश ना करने से वह वस्तु हमें नहीं दिखाई देती। तो वैसे ही देखते हैं दोस्तों तीसरा जो उदाहरण है इसका, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय। यानी जो इसका नेक्स्ट उदाहरण है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको देखने को मिलता होगा कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज से नीचे दिखाई पड़ता है। यह बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इसका क्या मतलब है कि सूर्य जो उदय होता है यानी सुबह मॉर्निंग में क्या है, और शाम के समय सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज से नीचे दिखाई देता है। यानी हमें लगता है कि जो पृथ्वी है उससे भी नीचा है, क्षितिज है उसका उससे भी नीचा। जब हमें उदय जो होता है सूर्य तो लगता है कि यह नीचे से आ रहा है, क्षितिज से भी नीचे लग रहा है, वह प्रकाश अपवर्तन का ही कारण है। या फिर सूर्यास्त के समय देखें कि यह ऐसा लगता है कि क्षितिज से नीचे है सूर्य, तो ऐसा प्रतीत होना किस कारण से है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अपवर्तन ऐसा क्या होता है दोस्तों कि सूरज उदय हो रहा होता है और पृथ्वी की जो दूसरी साइड पे हमें जो दिखाई देता है कि वो लगता है कि पृथ्वी के नीचे यानी जो तल है, क्षैतिज तल है, उससे नीचे ऐसा क्यों प्रवेश लगता है? क्योंकि जो प्रकाश किरण है हमारी आंखों में वह सूर्य तो बहुत नीचे की तरफ ही होता है, लेकिन नीचे वास्तविक में नीचे नहीं होता है। पृथ्वी उसके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। उसी अनुसार जो दूसरी जो हम देखते हैं वो बहुत दूर होता है, तो प्रकाश किरण है जब वो नीचे दूर की साइड में होता है तो उससे प्रकाश किरण हमारी आंखों में पहले माध्यम में प्रवेश करती है, माध्यम से परावर्तित होकर के हमारी आंखों में प्रवेश करती रहती है, तो इसी कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अगला जो उदाहरण है वह है कि जल की सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी कोई भी जल की सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है? तालाब की जो गहराई है वास्तविक गहराई से कुछ कम प्रतीत होती है। देखा होगा दोस्तों, यदि किसी भी एक जलाशय में या किसी में पानी भरा है और आप उसमें देखें तो लगता है कि ये बहुत कम गहरा है। वह क्या है? क्योंकि जो हमारी आंखों में प्रवेश कर रही है किरणें वह अपवर्तन के कारण नजदीक से ही प्रवेश कर रही है, तो हमें लगता है कि ये जो गहराई है वह वास्तविक में ऊपर ही है, लेकिन ऐसा वास्तविक नहीं है, हमें ऐसा महसूस होता है। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं कि प्रकाश अपवर्तन के नियम क्या है। क्या देखने वाले हैं दोस्तों? प्रकाश अपवर्तन के नियम क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे प्रकाश अपवर्तन के नियम क्या है। इसके लिए आप थोड़ा रफ कॉपी पे कर लें, अच्छे तरीके से रफ कॉपी या फेयर कॉपी को तैयार करें, फेयर कॉपी में इसको उतार सकते हैं। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं कि प्रकाश का जो अपवर्तन है किन नियमों के आधार पर होता है, यानी वे नियम क्या हैं जिनके अधीन में वे नियम क्या हैं जिनके अधीन प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है। तो दोस्तों इसके जो दो नियम हैं, आपने सुना होगा कि आपने जो प्रीवियस वीडियोज है दोस्तों उनको भी देखा होगा कि जो प्रकाश का परावर्तन था उसमें भी इसी प्रकार के नियम थे। तो दोस्तों इसके लिए दो नियम हैं। दो नियम कौन से हैं उनके लिए हम देखते हैं। इसके जो दो नियम हैं वह ये है, एक है प्रथम नियम, दूसरा है द्वितीय नियम। प्रथम नियम में क्या है दोस्तों? जो प्रथम नियम है अपवर्तन का, जो प्रथम नियम है वह परावर्तन का नियम के अनुसार ही है, यानी यदि आपने परावर्तन वाला नियम याद किया है तो उसी प्रकार यह भी है।
दोस्तों अपवर्तन का जो प्रथम नियम है वह यह है कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल में परिवर्तन आता है। उसी के अनुसार यानी पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसका अपवर्तन होगा, उसी के अनुसार प्रथम नियम को तैयार किया है। तो प्रथम नियम क्या है दोस्तों? प्रथम नियम है कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी भी बिंदु पर आपतित होती है, किसी पृष्ठ के बिंदु पर आपतित होती है, क्या है प्रथम नियम कि आपतित किरण पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यही प्रथम नियम है दोस्तों। इसी प्रकार आपने पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन का नियम, वह भी यही था। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतित किरण पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह भी उसी तरीके का है। क्या है इसमें कि चूंकि इसमें परावर्तन नहीं है, अपवर्तन है, तो यहाँ पर जो अपवर्तन यूज किया है, परावर्तन नहीं यूज करेंगे, हम करेंगे अपवर्तन। आपतित किरण पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि आपतित किरण क्या है? आपतित किरण तथा आपतित किरण पर अभिलंब हुआ है। अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसी प्रकार अब हम देखेंगे कि द्वितीय नियम क्या है। दोस्तों द्वितीय जो नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही इसका जो नाम है, इसको स्नेल ने इसको नियम दिया था। यह जो द्वितीय नियम दिया है, किसने दिया है? स्नेल ने दिया है, इसलिए इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं इस नाम से। और इस पर आधारित यानी इस पर बेस्ड जो है बहुत सारी परीक्षाओं में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि यह नियम क्या है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वह नियतांक होता है। यानी कभी भी दो माध्यम ले लें, एक कोई भी माध्यम हो, और यदि उनकी आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या उन दोनों का जो रेशियो होगा वह हमेशा नियतांक यानी कांस्टेंट होगा। नियतांक का मतलब क्या है दोस्तों? नियतांक का मतलब है जो अंक नियत है, यानी उनका रेशियो हमेशा उतना ही आएगा लगभग। क्या है? जब दो लेंगे तो वह वैल्यू जो कैसी होती है? नियत होती है। यह जो किसने दिया था नियम? स्नेल ने दिया था, इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। यानी आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या के साथ यानी साइन के साथ साइन आई बट्टे साइन आर इक्वल टू नियतांक। नियतांक का मतलब कोई वैल्यू एक नियत होगी यानी कांस्टेंट होगी। तो हम लिख सकते हैं किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या का मतलब होता है साइन। क्या होता है इंग्लिश में बोले तो? साइन। इंग्लिश में क्या होता है? ज्या मत साइन। तथा अपवर्तन कोण की ज्या, प्रकाश किरण का अपवर्तन है इसलिए अपवर्तन कोण की ज्या होगी। अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, कोष्टक में साइन लिखेंगे इसको भी, क्योंकि ज्या क्या होती है? साइन होती है। का अनुपात यानी इन दोनों का अनुपात। क्या? अनुपात एक क्या होता है? नियतांक होता है। नियतांक का मतलब उसकी वैल्यू एक नियत होगी। नियतांक को लिखते हैं n से, यहाँ पर n से लिखेंगे और उसी क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वैल्यू हो गई, नियतांक होता है। तो दोस्तों जैसे कि कोई एक माध्यम है, उस पर कोई किरण आपतित होती है और इस पर अभिलंब खींच लेते हैं हम, और इस तरीके से यह अभिलंब से दूर हट जाती है। इसका मतलब यह सघन माध्यम होता है, क्योंकि यह अभिलंब से दूर हुई है तो यह कैसा माध्यम होगा? सघन होगा। और यह कौन सा होगा? विरल माध्यम होगा। तो यह कौन सा पॉइंट है? आपतन बिंदु है, अभिलंब है और इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण है, यह अपवर्तित किरण है, यह अभिलंब है। तो इसका जो एंगल बनता है वो आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, आपतित किरण का कोण। और ये कौन सा है? रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, इसलिए इसको आर से लिखा है। इन दोनों की जो ज्या के साथ अनुपात है यानी साइन आई, क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर। क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर। तो इनका जो नियतांक क्या होता है? नियतांक क्या होता है? नियतांक कोष्टक में लिख सकते हैं n। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर ही बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि इस पर जो परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले
ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं, क्या है, सापेक्ष का अपवर्तनांक क्या होगा, सापेक्ष का अपवर्तनांक, क्या, अपवर्तनांक, यानी इसको लिखते हैं 1 and 2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के लिए किससे लिख रहे थे, n से, इसलिए पढ़ेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसमें क्या होता है, यदि ये एंगल ना दिए गए हो और अलग अलग माध्यम होंगे, दोनों माध्यम अलग होंगे, बताया है किन्हीं दो माध्यमों के लिए कैसे माध्यम होने चाहिए, दो माध्यम होने चाहिए। यदि उनमें चाल दी गई हो, पहले माध्यम में चाल तो दूसरे माध्यम में दी गई हो, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, उनकी चालें जो होती है उनके रेशियो के बराबर होता है, यानी b1/b2 होता है। पहले माध्यम में चाल अपॉन दूसरे माध्यम में चाल, क्या है, दूसरे माध्यम में चाल। ये क्या है दोस्तों, पहले माध्यम में चाल अपॉन दूसरे माध्यम में चाल। यदि चालें भी ना दी गई हो, अपवर्तनांक दिए गए हो कि यदि पहले माध्यम में अपवर्तनांक कितना था और दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक कितना है, तो वहां कैसे निकालेंगे, इसको बोलते हैं दोस्तों 1 and 2। क्या बोलते हैं, 1 and 2। इसका मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, अभी हम लिखते हैं इसको, क्या है, इसको लिख सकते हैं, सापेक्ष का अपवर्तनांक क्या है, इसको लिखेंगे दोस्तों, क्या है, सापेक्ष का अपवर्तनांक क्या है, 1 and 2 का मतलब होता है पहले माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, पहले माध्यम का, सॉरी दूसरे माध्यम का है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, v1/v2। जब इसकी चाल पहले माध्यम में v1 चाल हो, दूसरे माध्यम में v2 चाल हो, तो उनका जो रेशियो होता है वही क्या होता है, उस माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक निकलता है। यदि दोस्तों ये सूत्र है, आप नोट कर लेना इस सूत्र को, इसी से सवाल बहुत सारे निवेदन होंगे। दूसरा है, यदि यहाँ पर अपवर्तनांक ना दिए गए हो, क्या ना दिए गए हो, सॉरी यहाँ पर चालें ना दी गई हो, अपवर्तनांक दिए गए हो, क्या है, यदि 1 and 2 इक्वल टू दिया है उसने, पहले माध्यम में जो अपवर्तनांक है वह है n1 है और दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक कितना है, n2 है, तो इनके लिए क्या होता है, इनके लिए इसका उल्टा होता है, दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम में अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक अपॉन क्या है, पहले माध्यम में अपवर्तनांक, यानी n2/n1। ये क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये क्या है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक, क्या है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक, क्या है, अपवर्तनांक। आप समझ गए होंगे दोस्तों, जब अपवर्तनांक दिए जाएंगे तो इस वाले सूत्र को यूज करेंगे, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या करेंगे, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बट्टे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। और यदि चालें दी जाए, ये क्या है, पहले माध्यम में चाल अपॉन दूसरे माध्यम में चाल, तो इस प्रकार से हम निकालेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 and 2 इक्वल टू v1/v2 इक्वल टू n2/n1, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं दोस्तों कि इस प्रकार जो नियम था, इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, जो द्वितीय नियम था ना, द्वितीय नियम ये वाला, इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। जो द्वितीय नियम था, द्वितीय नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, क्योंकि वह किसने दिया था, स्नेल ने ही दिया था, इसलिए उसको क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं
दोस्तों अब हम देखते हैं कि इस पर बेस्ड किस प्रकार से न्यूमेरिकल आते हैं। यानी जो नियम दिए हैं स्नेल का द्वितीय जो नियम था, द्वितीय नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, और ये चालों में दिया है अनुपात, ऐसे हम निकालें। इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इस पर प्रश्न कैसे आते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप नोट कर लेंगे कि अपवर्तन के द्वितीय नियम को, क्या अपवर्तन के द्वितीय नियम को, किस नियम को, द्वितीय नियम को, द्वितीय नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। यानी जो द्वितीय नियम है दोस्तों, अपवर्तन का द्वितीय नियम है, उसी को स्नेल का नियम कहते हैं। यानी साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर क्या है, साइन आर इजकल टू क्या है, एन कोष्टक में अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक। यह जो नियम है दोस्तों, यही स्नेल का नियम है। इसी के अनुसार बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व